सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 249 में एक शिकस्त हुई है सारी सियासी जमातों को और नून लीग को एक बुरी शिकस्त दी है। एक तीर से शेर समेत सबको शिकस्त हुई है। जिस तरह मरियम नवाज ने जवाब दिया है बिलावल साहब को, शेर का शिकार करना आसान नहीं है। जितने तज्जिए थे, जितने सर्वे थे, सब नाकाम गए हैं। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी शिकस्त दी है सब सियासी जमातों ने, और तहरीक इंसाफ को तो एक बड़ा अपसेट हुआ है। कराची के अंदर यह 3 साल की कारकर्दगी है इस जमात की, तहरीक इंसाफ की। हम तो शुरू से कहते थे कि ये नाकाम हुए, लेकिन ये बार बार कहते हैं कि हमारे ऊपर मीडिया तनकीद करता है। हम तो शुरू से कहते हैं कराची का जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ, तो ये कहते हैं कि हमें मैंडेट दिया है लोगों ने, यहां डिलीवर नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, एमक्यूएम ने डिलीवर नहीं किया। एमक्यूएम तो खुद कहती थी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जो इनके साथ बैठे हैं। और पीपल्स पार्टी को आज ये कहते हैं कि हम नताइज तस्लीम नहीं करते। नून लीग ने जिस तरह कहा है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, वो भी इसको तस्लीम नहीं करें। बड़ा अपसेट है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में बता दी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक के पढ़ाते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर माय प्लेजर, माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, नताज बड़े हैरान कुन है, सारे सर्वे तज्जिए सारे नाकाम साबित हुए हैं, जो पीपल्स पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली 249 के अंदर, कराची के अंदर। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेहरबानी इम्तियाज साहब, ये सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि आपका प्रोग्राम 3 दफ़ा चलेगा, आज भी चलेगा, रात को लेट नाइट चलेगा, कल भी चलेगा। कल 1 मई है, मज़दूरों का दिन है, और मज़दूरों का दिन है, उनको हम सुर्ख सलाम कहते हैं। पीपल्स पार्टी मज़दूर और गरीब तबके की पार्टी है, किसानों की है, नौजवानों की है। ये जो हमने इलेक्शन कल विन किया है, अब आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ, ये मज़दूरों की वजह से हम जीते हैं। वो टोटल जो वहाँ क्लास जो रहता है, वो मज़दूरी करने वाला क्लास रहता है, और वहाँ जो गरीब तबका रहता है, हम थैंकफुल हैं सारे वहाँ के कंस्टिट्यूंसी के, कराची के थैंकफुल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यकीनन ये हमें गरीब लोगों ने वोट दिया है, और पीपल्स पार्टी गरीबों के मसले हल करती आई है। तो मैं तो इस हवाले से कहूँगा, बाकी तज्जिए या ये कहना कि भाई चुराया गया है, भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट पर कभी हमले नहीं किए। हमने जो है जाग पंजाबी जाग के नारे भी नहीं लगाए। हमने वफाक की बात की है, हमने जो है 4 सूबों की बात की है। हमने कहा है कि 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। और हमने ये तो नहीं कहा कि भाई जो है हम जाग पंजाब की जाग के नाम पर नारे लिए हो, या एथनिक या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर पॉलिटिक्स की हो। पीपल्स पार्टी को इस बुनियाद पर, गरीब के बुनियाद पर, मज़दूरों के बुनियाद पर, वफाकी पार्टी के बुनियाद पर वोट मिले हैं, और हम बहुत खुश हैं इस हवाले से। बैरिस्टर साहब, एक बड़ी शिकस्त दी है सब सियासी जमातों को। तहरीक इंसाफ को की पोजीशन देख ले, नंबर देख ले, कहां उनका नंबर आया है, कहां पोजीशन है आज, क्या कहेंगे? सर मैं समझता हूं कि जो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को वोट पड़े हैं, क्योंकि 2 बड़ी जमातें हैं ना जो मैटर करती हैं अपोजिशन में। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, 2 बड़ी जमातें हैं जो मैटर करती हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो वोट पड़े हैं, वो उनकी मोहब्बत की वजह से नहीं पड़े, वो ये पीटीआई की नफरत में पड़े हैं। एक ऐसे बंदे को असेंबली में भेजा गया, जिस बंदे को वाटर एंड पावर का फिर मिनिस्टर लगा दिया गया। उसके अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें ना बिजली है ना पानी है, और वो वाटर एंड पावर का वजीर रहा। और उसकी परफॉर्मेंस ये थी कि वो टॉक शोज में जूते लेके जाता था और टेबल पे रख देता था। मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों ने ये बदला लिया पीटीआई से। देखें, ये जो साउथ सिंध है, यहाँ से
बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंडेट पीटीआई को मिला, यहाँ के बसने वाले लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया, लेकिन जितनी बुरी तरह ये फेल हुए हैं, मैं नहीं समझता कि आज तक कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट फेल हुई है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो लोगों के कराची के असल जो मसाइल थे, यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी, वो नवाज शरीफ के दौर में बेहतर हुई, आज वो बिल्कुल पस्त तरीन हालत पे है। जिनके खिलाफ वोट लेके आए आज कहते हैं वो हमारी कैबिनेट के जो हैं वो क्या बड़े सोफिस्टिकेटेड सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बड़े वो जो है ना सोफिस्टिकेटेड हमारी कैबिनेट के लोग हैं। अच्छा, सिविक फैसिलिटीज़ के ख़िलाफ़ आए कि मैं इस मुल्क को पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा इस शहर को। बारिश होती है तो गर्दन गर्दन तक हमारे पानी खराबा होता है। बिजली का मसला, लोड शेडिंग का मसला इस मुल्क में हल नहीं हो रहा। पीने का पानी लोगों के पास नहीं है, घरों में नालियों में पानी नहीं है, गैस आना इस शहर में बंद हुई हुई है। तो ये मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी या नून लीग की जीत है, मैं समझता हूँ ये पीटीआर की हार है। ये एक थप्पड़ मारा है उन्होंने वफाकी हुकूमत को, पहले भी इनको कई थप्पड़ इस तरह पड़ चुके हैं। ये बात मान, डस्का में इनको थप्पड़ पड़ा, जब अब्दुल हफीज शेख इलेक्शन आ रहा तब उनको थप्पड़ पड़ा, मलीर में जब इलेक्शन आ रहे तब इनको, बट ये उस चीज़ को सीखने को तैयार ही नहीं है कि लोग हमसे कितने खफा हैं। आज भी वो कहते हैं कि एहतसाब का मेरा नैरेटिव है, आज भी वो खड़े हुए थे ना गिलगित में कि मैं मुझसे गलतियां हो जाती हैं तो मुझे माफ कर दो। बड़ी गलती हो जाती, बड़ी गलती हो जाती, तस्लीम कर रहे हैं। फिर वो एहतसाब का लेके बैठे हुए थे और वो एहतसाब की पोल भी बशीर मेमन ने सारी खोल दी है। आज वो एक उन्होंने रखा ही, लोग इसीलिए रखे हुए हैं, वही तर्ज सियासत है पुराना, परफॉर्म करने के बजाय एक वो स्पेशल कम्युनिकेशन का रखा हुआ है असिस्टेंट, वो आके टीवी पे बैठ गया पीआईडी पे टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर। वो एक लीगल केस है बशीर मेमन का, उसकी कोई पेटेंट का, बेटे की कंपनी है, कोई पेटेंट का मसला है, उस पर बैठ के 1 घंटा टैक्स पेयर के पैसे पे तकरीर करता रहा है। तो ये हुकूमत का ना तो कोई डायरेक्शन है, ना कुछ समझ आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं। उस अनसर्टेनिटी जो थी ना लोगों ने, उस पर निकल के गुस्से में के इन्होंने लोगों ने वोट दिया है। और ये अगर पीडीएम इकट्ठा इलेक्शन हो जाती तो ये पीटीआई फिर और नीचे गई थी। ये तो अभी स्प्लिट हुआ है वोट, यानी जो लोग पीटीआई से खफा थे उन्होंने नून लीग को भी दिया है, पीपल्स पार्टी को भी दिया है, और यहाँ तक तरीके लबैक जैसी जमात जो है वो पीटीआई से ऊपर है। एक मजहबी जुनूनी जो जमात है वो इनसे ऊपर आ गई है। तो अब दिस इज़ द टाइम कि रिफ्लेक्ट करें, अपने आप को आईने में देखें और अपने आप से पूछें कि आखिर कराची के लोगों को हमारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों है। गवर्नर बन गए हैं लोग, मिनिस्टर्स बन गए, वो ऊपर जाके मिनिस्टर्स फेडरल में बन गए हैं, यहाँ पे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली की प्रिविलेजेस। एक पाई का काम कराची के लिए नहीं किया। मैं 1100 अरब दूंगा, 1100 अरब कोई नहीं आया। मैं बसें दूंगा, बसें कोई नहीं आई। मैं हेल्थ सिस्टम के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी वफाकी हुकूमत, वो कुछ नहीं आया, और कोई विजन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 चीजें बड़ी अहम आज कही हैं। पहली बात, सबसे पहले एक चीज बड़ी अहम कही, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने एक निश्चित के लिए निजाम को यरगुमाल बनाया है। कहते हैं कि मैंडेट को चोरी किया गया है, पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, नून लीग भी यही कह रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब क्या देंगे? देखें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कराना इनका काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। जो ये पोलिंग के जो अमला है वो सारा उनके अंडर में आता है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है, रेंजर खड़ी थी हर जगह, पुलिस खड़ी थी हर जगह, पर पैरामिलिट्री को उन्होंने ज़्यादा पावर्स दिए थे। और मेरे ख्याल से फ़ौज के लिए भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि विज़िट करेगी अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होती है। तो तीनों चीज़ें किसके हाथ में थी? इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी। एक सिस्टम है, उसमें किस तरह पीपल्स पार्टी 274 या 290 जो है पोलिंग स्टेशंस में 1-2 में, अगर चलो मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ करें या 5 में हो या 10 में हो, इतने पोलिंग स्टेशन में जहाँ इतने कैंडिडेट खड़े हैं, पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं, मोबाइल सबके पास पड़ी है, गिनती होती है उसमें सब बैठे होते हैं, ये सारा सिस्टम आपको भी पता है। उसमें इस हाल में इस वक्त धांधली किस तरह होगी? ठीक है ना, जब हजम होना चाहिए। ये हमारी रिकन्सिलेशन वाली पॉलिसी जिसके तहत वो समझते हैं कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, कोई पार्टी इस तरह समझती है। दूसरी तरफ वो जो एमक्यूएम जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। डॉक्टर साहब, इसमें ही आऊंगा, यहीं से डिस्कशन होगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। हाँ डॉक्टर साहब, मैनेज किया है आपने इस इलेक्शन को, असरअंदाज हुए, यरगुमाल बनाया है आपने एक निशस्त के लिए पूरे निजाम को, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? यार मेरी बात सुने, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़मरे में आती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास इतने पावर्स हैं जो कि सिंध पुलिस के पास नहीं है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंध का इदारा तो नहीं है, वो भी वफाक का इदारा है और इंडिपेंडेंट इदारा है। तो अब ये बताएं कि ये जो फवाद चौधरी जो बता रहे हैं ये तो इनके इदारे हुए, एक तरह से देखा इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, हैं तो फेडरल के इदारे। उसके बाद जो है आपके 278 या 84 पोलिंग स्टेशंस हैं। चलो अगर हाइपोथेटिकली अगर देखें कि 2-4 पोलिंग स्टेशन में इधर उधर कुछ हो भी सकता है, इतने पोलिंग स्टेशंस में आपके कैंडिडेट्स जो पार्टीज खड़ी पड़ी हैं, पीपल्स पार्टी, नून, ये पाक सरजमीन, MQM, वो तहरीक लबेक, कलदम, ये इनके एजेंट बैठे हैं हर पोलिंग स्टेशन पर। और वहाँ आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल पड़ा है, ठीक है। अगर कहाँ मैनिपुलेशन हुई है तो वो तो आपकी उस कल ही रात को ही वीडियो चल जाती। तो अगर वो हार गए तो भाई धांधली हुई है, जीते हैं तो भाई सही है। और नून लीग तो पार्टी सेंट्रल पंजाब की है, वहाँ की पार्टी है ना, GT रोड की पार्टी है। और GT रोड से बाहर तो उन्होंने कहीं उनका है ही नहीं। वो जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर नवाज शरीफ ने इसी तरह की पॉलिटिक्स की है। अभी भी NRA लेकर भाग गए हैं। अभी भी जो बशीर मेमन साहब जो भी कुछ कह रहे हैं, मुझे बताएं वो जो सर इसके साथ तो आप तहरीक चला रहे थे सर, जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। पॉलिटिक्स में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये स्टेगनेशन नहीं होती है। हमारे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, कभी खराब भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, एक बात है। तो मुझे ये बताएं कि आसिफ नवाज था ना आर्मी चीफ, आसिफ नवाज, ठीक है ना, उसका इंतकाल हो गया वक्त से पहले। उसको जब नवाज शरीफ ने बुलाया और BMW की चाबी दी उसके अब्बा जी ने, हाँ, वो जब रात को गया है, रात को ही प्रेसिडेंसी गया है, इसहाक खान को जाकर बताया कि ये चाबी उसने दी या मेरे से ये वाक़या हुआ है। बशीर मेमन जो भी है, पीपल्स पार्टी पर तो उसने केस किया ना, ठीक है। मुझे बताएं कि अगर बशीर मेमन को उन्होंने इस तरह किया तो आया उसने इंटीरियर सेक्रेटरी को लिखत में दिया उस वक्त, या मिनिस्टर को देता, या प्रेसिडेंट को लिखकर। डॉक्टर साहब मैं फिर आपकी तरफ, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया। सर कराची का इलेक्शन 249 हल्का किस तरह देख रहे हैं? बड़ा अपसेट हुआ है, तहरीक इंसाफ की जमानत जब्त, नून लीग को शिकस्त, सारे सर्वेज और जो आपके पास तज्जिए थे गलत साबित हुए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। और तहरीक इंसाफ में वो लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि इनकी पॉलिसीज इनको कहाँ लेकर जा रही है, खासतौर पर खान साहब, उन्हें समझना चाहिए कि अभी 2.5 साल का जो वक्त है उसमें जो मैंडेट आपको पूरे मुल्क से मिला है और खासतौर पर कराची से मिला है, उसको जो आपने वादे किए थे उसे ओन कीजिए, उन्हें पूरा कीजिए, वरना 2023 का इलेक्शन तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी का जीतना और नून लीग का हार जाना, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि नून लीग जो यहाँ पर पिछले इलेक्शन में फैसल वाडा साहब, आपको याद होगा कि 700 वोट से यहाँ से जीते थे, तो नून लीग का इतना वोट गिर गया और पीपल्स पार्टी का इतना वोट बढ़ा है, ये हैरत अंगेज भी है और वाकई अपसेट है। सर मैंडेट चोरी हुआ है, ये इलेक्शन मैनेज हुआ है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है सर? धांधली का इल्जाम किस तरह हो सकता है? PTI है तो नंबर में ही नहीं है। नहीं, कल जो सिचुएशन हुई है थोड़ी देर के लिए 2.5 से 3 घंटे मैं खुद उस हल्के में मौजूद था और चीजों को देख रहा था, तो आपको भी मालूम होगा, आपके पास भी इत्तलात आ रही होंगी कि एकदम से फॉर्म 45 आने का सिलसिला रुक गया था। सही है। तो ये एक मशकूक बात थी, जिसके बाद तकरीबन तमाम ही जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुंचना शुरू हो गई कि जी आप हमें फॉर्म 45 दें। 82 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मिले थे, उसके बाद फिर ये सिलसिला रुक गया और फिर ये 12 बजे के बाद शुरू हुआ। तो ये एक सवालिया निशान है कि ये कोई रिमोट एरिया नहीं है,
یہ شہر ہے, یہاں کمیونیکیشن بہت مشکل نہیں ہے, اور ووٹنگ کا جو تعصب ہے ووٹ ڈلنے کا وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, تو ووٹوں کی گنتی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر رزلٹ آنے میں جو دیر لگی ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اگر یہ سالو ہو جائے تو پھر یہ شفاف الیکشن تھے. مسعود رضا صاحب, وجہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ ایک سینئر ان کا پرسن ہے, آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کا اعتراض بجا ہے, پی ٹی آئی کا اعتراض بجا کس طرح ہے, اس کا نمبر کون سا ہے, پہلے نمبر سے آخری نمبر پہ آئی ہیں وہ تو. دیکھیں کچھ تو کہنا ہے نا اپنی رکھنے کے لیے کہ جی ہم سے چرا لیے گئے, حقیقت میں جو بد انتظامی تھی وہ تو تھی, میں تو صرف اس بد انتظامی کر رہا ہوں, اس کا واضح جواب آ جائے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. مان لیں گے کہ بالکل شفاف الیکشن تھے. تحریک انصاف کا اس لیے نہیں بنتا کہ واقعی تحریک انصاف تو بالکل غالباً 14 یا 5 پوزیشن پر آ رہی ہے, تو اگر دھاندلی ہوئی بھی ہوگی تو پہلے اور دوسرے کے تک ہو سکتا ہے, تھوڑا سا الیکشن مینج ہو سکتا ہے. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو نظام ہے الیکشن کا اس میں ہو جایا کرتا ہے, ایسا نہیں ہے ہوتا اندر, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ 6ٹھی جماعت یا 5ویں جماعت کو اٹھا کے پہلے نمبر پر لے جائیں, ایسا ممکن نہیں ہوتا. سر ایک چیز یہ, دوسری وجہ کیا ہے, بیڈ گورننس, ڈیلیور نہ کرنا, مہنگائی, بے روزگاری, یہ سارے عوامل ہیں سر. بالکل یہ تمام عوامل ہیں, اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے فیصل واڈا صاحب, عمران خان صاحب نے تو بڑی امیدیں دلائی نا قوم کو, اور انہوں نے جواز ہی پیش کیا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں مگر نہیں کر پا رہا, مافیاز ہیں, خزانہ خالی ہے, بہت ساری وجوہات بتائی. لیکن فیصل واڈا صاحب نے جو کیمپین کی تھی ان سے جب ہم پوچھتے تھے کہ جی آپ کیسے ان کا پانی کا مسئلہ حل کریں گے, آپ تو وفاق میں بیٹھیں گے, آپ کیسے ان کا انفراسٹرکچر بنائیں گے, تو وہ کہتے ہیں وفاق سے فنڈ لے کر آؤں گا, اور پھر وہ کہتے تھے کہ میرے پاس خود اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو جمع کروں گا اور ان کے لیے پانی کا تو بندوبست کر ہی دوں گا. تو وہ جو لوگوں کو امید تھی نا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا ہے جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, وہ ہماری مدد کرے گا, وفاق میں وہ وفاقی وزیر بن گئے, پانی کے وزیر اعظم صاحب کے بہت قریبی تھے, تو لوگوں کو ان سے بڑی امید. جب فیصل واڈا صاحب وہاں پر نہیں آئے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور لوگوں کی بات نہیں سنی تو لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں. وہاں پر جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان سب کا ماننا یہ تھا کہ اگر وہ ساتھ آگے کھڑے بھی ہوتے نا, حوصلہ بھی دیتے رہتے, کہتے کہ میں کچھ کر رہا ہوں, مگر ہماری مشکل میں کھڑے تو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, تو بھی شاید پیپلز پارٹی انصاف کا یہ حل نہ ہوتا. سر ایک اور اہم ایشو ہے بشیر میمن صاحب کا, کتنا ڈیمیجنگ ہے اس گورنمنٹ کے لیے, یعنی کہ یہ گورنمنٹ شروع سے ہی وکٹمائز کرنے, خان صاحب کا نام, وہ تو آج بھی کھڑے ہیں, مسعود رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کورٹ لے کے جائیں. دیکھیں امتیاز بھائی, ہو سکتا ہے بشیر میمن صاحب درست کہہ رہے ہوں, لیکن اس سے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو سکتی ہے, ہم لوگ خان صاحب پر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن بشیر میمن صاحب ایک بہت سینئر اور بہت ریپیوٹیبل آفیسر رہے ہیں. ان کے ساتھ حکومت نے زیادتی بھی کی, ان کی پینشن روک لی گئی, ان کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا وہ سب غلط تھا. لیکن بشیر میمن صاحب کو کوئی ایویڈنس تو رکھنا چاہیے تھا نا, کہیں نہ کہیں اس کی رپورٹنگ تو کرنی چاہیے. اگر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کے خلاف میں کوئی الزام لگا دوں یا میرے خلاف آپ کو الزام لگا دیں اور کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ صرف الزام ہوتا ہے. بات تو یہ ہے کہ اتنی اہم شخصیت اتنے سنگین الزامات لگا رہی ہے اتنی اہم شخصیات کے اوپر, تو پھر کورٹ آف لا میں جانا چاہیے معاملہ, اور اگر یہ لے کے نہیں جائیں گے تو ان کے مخالفین ان کو لے کے چلے جائیں گے. شہزاد اکبر صاحب چلے گئے, فاروق نسیم صاحب لے کر جا رہے ہیں, تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے. تو ثبوت ہوں تو بات کرنی چاہیے, اور 2.5 سال کے بعد کیوں بتا رہی مسعود صاحب, یہ پریشر تھا نا خان صاحب کے اوپر کہ سارے اینکرز کو بلا کے خان صاحب کو کلیریفائی کرنا پڑا, جسٹیفائی کرنا پڑا کہ نہیں ایسی چیزیں نہیں تھی. پریشر تو ہے گورنمنٹ کے اوپر. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ تو انڈر پریشر ہے, گورنمنٹ کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے, گورنمنٹ کے اہداف پورے نہیں ہو رہے, آپ ٹیکس جمع نہیں کر پا رہے, معیشت آپ سے نہیں سنبھل پا رہی, مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں بری طرح سے, تو دباؤ میں تو حکومت ہے اور خان صاحب تو ہیں دباؤ میں. آپ الیکشن موڈ میں اب جا چکے ہیں, اب آپ اگست میں آپ کے 3 سال پورے ہو جائیں گے, اور 3 سال کے بعد تو پھر جو آپ کے ساتھی ہیں وہ دیکھیں گے کہ اگلا الیکشن انہوں نے کیسے لڑنا ہے. آپ کے ساتھ وہ لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, آپ کی پارٹی اسمبلی رہے گی یا بکھر جائے گی. خان صاحب پر تو پریشر بڑھ رہا ہے, آپ چھینک بھی ماریں گے تو اس کا پریشر لیں گے اس وقت خان صاحب, تو پریشر تو ہے. لیکن بشیر میمن صاحب کے جو الزامات ہیں وہ اس وقت تک الزامات ہی ہیں جب تک اس کے ثبوت وہ لے کر نہیں آتے. بڑی مہربانی سینئر جرنلسٹ مسعود رضا. ڈاکٹر صاحب
प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, शिकस्त पे शिकस्त है, हार पे हार, इल्जामात के ऊपर इल्जामात है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, शिकस्त है, हार पे हार है, उनकी इनकम्पिटेंसी है। और बशीर मेमन के बारे में मैंने कहा कि भाई ऑनेस्ट तो हमारे पास सिंध में बड़े ऑफिसर्स हैं, पर वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो भी हैं, मैंने ये आर्मी चीफ का जो एक्स आर्मी चीफ का जो मिसाल दिया, अगर वो लिख कर देते तो एविडेंस मजबूत होता, टाइमिंग देखी जाए तो मेरे ख्याल से उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह की स्टेटमेंट का। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो इमरान खान को अगर पार्लियामेंट को लेकर चलता, जिस तरह नवाज शरीफ ने किया, जिस तरह जरदारी साहब ने किया, तो बेहतर होता। पर पीपल्स पार्टी का फिलसफा वही है जो बीवी शहीद का था, कि हम चाहते हैं कि सिस्टम चले और कोई बोनापार्ट नहीं है, और डेमोक्रेसी मस्ट कंटिन्यू, ये हम जरूर कहेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नाकाम इश्यूज गवर्नमेंट को, नाकामियां इलेक्शन बाय इलेक्शन में, ये वाहिद गवर्नमेंट है जिनको इतनी बार बार शिकस्त आ रही, क्या कहेंगे? नहीं, देखें, अगर आप एनालाइज करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है, अगर आप देखें कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए तो उसमें वहाँ इस हुकूमत ने सीट्स निकाली जहाँ पर किसी को कोई प्रेडिक्शन थी नहीं, किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कराची को भी ओवरटेक कर लेंगे, पंजाब को भी ओवरटेक कर लेंगे, तो सीट्स तो निकाली उन्होंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जाहिर है फिर जो वादे किए थे, जो उन्होंने, जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस उनसे थी, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि देखें, वोट तो किसी फैसल वाडा को नहीं पड़ा था, वोट तो किसी आमिर लियाकत को नहीं पड़ा था, वोट किसी इमरान इस्माइल को नहीं पड़ा था, वोट पड़ा था इमरान खान को, इमरान खान के चेहरे को। वरना तो यहाँ पे हमें पता है कि कौन कौन मॉडल MPA बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। जिन लोगों का कोई ऑफिशियल एक्सपीरियंस ही नहीं था, उन्होंने कोई एक दिन भी सरकारी दफ्तर में नहीं गुजारा था, उनको नहीं पता था खतो खिताबत कैसे होती है, चिट्ठी कैसे जाती है, कैसे आती है, वो उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस ले ली। वो सारा वोट पड़ा था इमरान खान के नाम के ऊपर और इमरान खान के बयानिए के ऊपर कि मैं नए पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर दूंगा, मैं तब्दीली ले आऊंगा। वो ज़ाहिर है नहीं लेके आ सके। उसके बाद उन्होंने अपना बयानिया चेंज कर लिया, उसके बाद वो एहतसाब के बयानिए पे आ गए। एहतसाब भी अब हमें तो नज़र आ रहा है ना कि कोई इस मुल्क में एहतसाब तो नहीं हो रहा, एक एडहॉकिज्म चल रहा है, जिसको जो बेचारा कमज़ोर होता है उसको फैटी लग जाती है। जवेद लतीफ़ है, उसको CIA ने उठा लिया, कोई एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स, एक अजीब ही एक काम चल रहा है ना। और जो खा पी के जा रहे हैं वो हमें भी नज़र आ रहा है, हम भी रोज़ बरोज़ इस मुल्क की सिचुएशन को देख रहे हैं कि वो सुकून से अपना पेट भर के अपने घरों पे बैठे हुए हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़ाहिर है वो एहतसाब का नैरेटिव भी फिर टाइम फिश हो गया। अब उसके बाद बचा तो PTI के पास कुछ भी नहीं था, परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सेंस ज़ीरो है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का एक जो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है उसके ऊपर ये पार्टी चल रही थी। और जब वो लोगों वो फुलफिल नहीं हो रहा, जो उसका मजबूत तरीन सपोर्टर था वो आज उसका मजबूत तरीन नाकिद बना हुआ है, वो उसको गालियां दे रहा है। तो जाहिर है ये जो रिजल्ट आया ये हमारे सामने तो आना था, दिस इज नथिंग सरप्राइजिंग। और ये तो बल्कि अभी सिर्फ ट्रेलर है, अभी ये जो आगे जनरल इलेक्शंस आने हैं उसमें पता लगेगा कि ये एक तारीख में ये एक पार्टी लिखी जाएगी जो इतनी तेजी से चली और फिर उतनी ही तेजी से नीचे आके गिर गई। जो बयानिया है मैं समझता हूँ टोटली PTI का बयानिया मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, बैरिस्टर आपकी। टोटल जो नैरेटिव था खान साहब का वो नाकाम हो चुका है। 3 साल के अरसे में तब्दीली नहीं तबाही साबित हुई इस मुल्क के अंदर। 3 साल में 249 का हल्का, नाकाम गवर्नमेंट, नाकाम डिलीवरेंस हुई है इसकी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।